हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल ग्लांस स्क्रीन पर। फ्रेंड्स, मैं निशु। आज हम पढ़ेंगे यूपी पीसीएस प्री 2024 के लिए टेस्ट पेपर जो हैं आपके ध्येय आईएएस कोचिंग के। आज का भी हमारा जो सेशन रहेगा वो भारतीय राज्य व्यवस्था या पॉलिटी का ही रहेगा। आइए स्टार्ट करते हैं। टेस्ट नंबर ये 5 है हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उपबंध है कि संघ सरकार का यह कर्तव्य है कि वह हिंदी भाषा के विकास और प्रसार के लिए समुचित प्रयास करे? आर्टिकल 343, 350, 351, 350 ख। तो ये है आपका सी ऑप्शन। 351 में दिया गया है कि संघ सरकार का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा के विकास और प्रसार के लिए समुचित प्रयास करे। ये किस में कहा गया है? तो आर्टिकल 351 में कहा गया है। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में सबसे पहले जोड़ी गई थी? सिंधी, मणिपुरी, बोडो, संथाली। तो ये थी आपकी सिंधी। इस टाइम टोटल जो है 8वीं अनुसूची में जो आपका भाषा संबंधित है, टोटल 22 भाषाएं सम्मिलित हैं। और 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा 67 के द्वारा सिंधी को जोड़ा गया था, सिंधी को। और उसके बाद आपका 71 अमेंडमेंट 1992 के द्वारा कौन सी भाषा जोड़ी गई? तो नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को जोड़ी गई थी। मणिपुरी, कोंकणी आप लोग याद तैयार कर लीजिएगा। कोंकणी को जोड़ी गई। और 92 संविधान संशोधन 2003 के द्वारा आपका 4 भाषा जोड़ी जाती है, जिसमें है बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को जोड़ा गया। तो ये 4 भाषाएं आपकी किसके द्वारा जोड़ा? 92 संविधान संशोधन 2003 के द्वारा। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषय पर संसद द्वारा बनाई गई विधि अधिकतम कितने दिनों तक प्रवर्तन में रह सकती है? 6 माह, 6 सप्ताह, 1 वर्ष, 5 वर्ष। तो ये हो जाएगा आपका आंसर बी। 1 वर्ष तक आपकी कोई भी विधि प्रभावी रहेगी। संविधान के आर्टिकल 249 के तहत जो होता है, राज्यसभा 2/3 बहुमत से यह प्रस्ताव पारित कर दे कि राज्य सूची का कोई विषय ऐसा है जो राष्ट्रीय महत्व का है, तो उस पर क्या करती है? संसद कानून बना देती है। यह प्रस्ताव जो है आपका 1 वर्ष तक प्रभावी रहता है। और इसे मतलब आगे बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है? फिर ये अगर इसे आगे बढ़ाया जाता है तो ये फिर से एक बार के लिए 1 वर्ष के लिए फिर बढ़ाया जाता है। तो अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। अखिल भारतीय सेवाओं को समाप्त करने की सिफारिश निम्नलिखित में से किस आयोग या समिति द्वारा की गई थी? प्रशासनिक सुधार आयोग 1966, सरकारिया आयोग 1983, राजमन्नार 1969, पुंछी आयोग 2007। तो इसका आंसर है आपका सी। राजमन्नार समिति 1969 के द्वारा जो है केंद्र राष्ट्र संबंधों से संबंधित ये समिति होती हैं। सरकारिया, राजमन्नार और पुंछी तीनों ही केंद्र राष्ट्र संबंध से संबंधित समितियां हैं। और इसमें से भी आपकी ये तमिलनाडु की समिति थी जो राजमन्नार समिति है 1969 में। इसने जो है समीक्षा की थी कि क्या करना है? अखिल भारतीय सेवाओं को जो है समाप्त कर देना है। इसकी सिफारिशें बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग एक बार देख लीजिएगा। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। वित्त आयोग के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यह एक अर्धन्यायिक निकाय है। इसमें एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं। इसके सदस्यों की योग्यता और चयन विधि का निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। तो इसका आंसर है आपका सी। 1 और 2 तो सही है, लेकिन तीसरा आपका सही नहीं है। आर्टिकल 280 में वित्त आयोग की बात की गई है। राष्ट्रपति हर 5वें वर्ष पे आपका वित्त आयोग का गठन करेगा। यह एक अर्धन्यायिक संस्था होती है। इसमें एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। और इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। संसद जो है इनके सदस्यों की योग्यता और चयन विधि का निर्धारण कौन करता है? तो राष्ट्रपति न करके आपका संसद करती है। तो इस तरह से आपका तीसरा ऑप्शन गलत था। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। कौन सा एक सुमेलित नहीं है? अनुसूची 11 किससे सुमेलित है? तो ये आपका 29 विषय जो है अनुसूची 11 में दिया गया है। अगला हम देखेंगे, ग्राम पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो न्यूनतम आयु आपकी 21 ईयर होनी चाहिए, न कि 18 वर्ष। 18 वर्ष तो आपका मतदान का अधिकार होता है। पंचायती राज के द्विस्तरीय ढांचे की संस्तुति किसने की थी? तो द्विस्तरीय ढांचे की संस्तुति आपकी अशोक मेहता समिति करती है, जबकि त्रिस्तरीय की कौन करता है? तो बलवंत राय मेहता समिति करती है। पंचायतों में आरक्षण किससे संबंधित है? आर्टिकल 243D से संबंधित है आपका आरक्षण। तो इस तरह से बी ऑप्शन आपका सही नहीं था।
अगला हम देखते हैं, संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन किसके द्वारा किया जा सकता है? राष्ट्रपति के आदेश द्वारा, राज्यसभा द्वारा पारित प्रस्ताव द्वारा, संसद के अधिनियम द्वारा, संबंधित राज्य के विधानमंडलों के प्रस्ताव के द्वारा। तो इसका आंसर है आपका सी, संसद के अधिनियम के द्वारा जो है संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन किया जा सकता है। ज्वाइंट मतलब लोक सेवा आयोग का गठन किया जा सकता है। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, मानवाधिकार संरक्षण संशोधन विधेयक 2019 के अनुसार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होगा? तो आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल होगा आपका 3 वर्ष या 70 वर्ष, जो भी पहले पूर्ण हो जाएगी वही ले लिया जाएगा। तो इस तरह से हम देखेंगे मानवाधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल क्या होगा, 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक। अगला हम देखेंगे, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? लोकपाल के पास सीबीआई या सीवीसी एजेंसियों को निर्देश देने की शक्ति है। लोकपाल को हटाने के लिए संसद के कम से कम 50 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित लोकपाल याचिका की आवश्यकता होती है। तो इसका आंसर है आपका बी, केवल दूसरा इसका आंसर जो हो जाएगा आपका बी, केवल पहला सही है, दूसरा सही नहीं है। नागरिकों की भ्रष्टाचार संबंधित शिकायतों का त्वरित समाधान करने के लिए लोकपाल एवं लोकायुक्त जो ऐसी संरचना का क्या हुआ, पुनर्भाव हुआ या उद्धार हुआ? तो उद्भव हुआ। तो इस वजह से आपका पहला तो सही है, लेकिन सेकंड में 50 सदस्य नहीं, कितने होने चाहिए, 100 सदस्य जो है। लोकपाल को हटाने के लिए संसद के कम से कम 100 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित लोकपाल याचिका की आवश्यकता होती है। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 के बाद 10 को, अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, ये बताना है। तो अंतर्राज्यीय परिषद पहले किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 263 में आपका अंतर्राज्यीय परिषद दिया हुआ है। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन संसद द्वारा किया जाता है। इनकी प्रकृति सलाहकारी होती है। तो ये जो है आपका दूसरा तो सही है कि आपका इनकी प्रकृति, अंतर्राज्यीय परिषद की प्रकृति क्या होती है, सलाहकारी होती है। और इसका गठन कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति द्वारा इसका गठन किया जाता है, न कि संसद द्वारा। कौन करेगा अंतर्राज्यीय परिषद का गठन? राष्ट्रपति करेगा, राष्ट्रपति। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 को, राष्ट्रपति की क्षमादान की निम्नलिखित में से किस शक्ति में दंड की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना उसकी अवधि को कम किया जा सकता है? लघुकरण, विराम, प्रविलंबन, परिहार। तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, परिहार। इसमें जो होता है दंड की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना अवधि को कम किया जाता है। अगर दंड की प्रकृति में अगर परिवर्तन हो जाए तो वो क्या कहलाएगा? तो वो आपका लघुकरण कहलाएगा। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति प्रधानमंत्री बनने से पहले किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री नहीं था? तो ये कौन थे नहीं थे? बीपी सिंह, चंद्रशेखर, चौधरी चरण सिंह, एचडी देवगौड़ा। तो ये हैं आपके चंद्रशेखर। चंद्रशेखर जो है प्रधानमंत्री बनने से पहले किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं थे, जबकि देवगौड़ा कहाँ के मुख्यमंत्री थे? तो ये कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे, कर्नाटक। बाकी बीपी सिंह और चौधरी चरण यूपी के मुख्यमंत्री बन चुके थे दोनों लोग। तो इस तरह से बी ऑप्शन आपका सही है। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का संबंध नगर पालिकाओं में आरक्षण से संबंधित है? तो नगर पालिका में जो आरक्षण दिए हैं वो कौन कौन से हैं देखते हैं। तो नगर पालिका में आरक्षण आपका आर्टिकल 243 टी से संबंधित है, जबकि क्यू किससे संबंधित है? तो क्यू आपके नगर पालिका का गठन से संबंधित है, गठन से। और आर जो है आपका नगर पालिका की संरचना से संबंधित है। संरचना किससे संबंधित है? नगर पालिका की, आर से। एस जो है ये आपका वार्ड समितियों के गठन से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो वार्ड समितियों के गठन से, समितियों के गठन से। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 को, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के द्वारा सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ? 88 अमेंडमेंट, 92, 97, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है आपका सी, 97 अमेंडमेंट 2011 के द्वारा जो है सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। और 88 किससे संबंधित है? तो सेवा कर से संबंधित है आपका 88 अमेंडमेंट, सेवा कर से। और 92 अमेंडमेंट जो है आपका ये भाषा से संबंधित है, जिसमें बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया था 8वीं अनुसूची में। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 को, निम्नलिखित में से किन राज्यों में त्रिस्तरीय पंचायत, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला पंचायत या परिषद नहीं है? तो देखते हैं किसमें नहीं है। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, गोवा, तमिलनाडु, झारखंड, मध्य प्रदेश, सिक्किम, केरल, त्रिपुरा, मेघालय।
तो ये हो जाएगा आपका केरल, त्रिपुरा। मेघालय में आपका त्रिस्तरीय पंचायत नहीं है। इसमें जो है आपका केरल और त्रिपुरा में केवल ग्राम पंचायत है। मेघालय में जबकि जनजाति परिषद जैसी संस्था का प्रावधान किया गया है। अगला है हमारा, किस अनुच्छेद में अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? तो आर्टिकल 312 में जो है अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारतीय संघ की कार्यपालिका केवल राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री से मिलकर बनती है। तो जी नहीं, ये किससे किससे मिलकर बनती है? तो कार्यपालिका आपका राष्ट्रपति हो गए, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान न्यायवादी से मिलकर बनती है। तो पहला गलत हो गया। राष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों और राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। तो यहाँ पे आपका गलत हो जाएगा कि संसद के दोनों सदन के निर्वाचित सदस्य तो शामिल हो गए, लेकिन राज्य विधानमंडल और विधान परिषद जो होता है, तो राज्य विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य सम्मिलित होते हैं जबकि विधान परिषद के नहीं होते हैं। तो इस वजह से आपका सेकंड ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता रखने वाला व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए योग्य हो सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 3। केवल तीसरा जो ऑप्शन है वो सही है, बाकी फर्स्ट और सेकंड सही नहीं है। निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करना है। देखते हैं सही कथन को। संविधान में उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए किसी आधार का उल्लेख नहीं किया गया है। उपराष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन के योग्य होता है। यदि न्यायालय द्वारा उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अवैध घोषित किया जाता है तो इससे पहले उपराष्ट्रपति के द्वारा किए गए सभी कार्य भी अवैध माने जाएंगे। संविधान में उपराष्ट्रपति के वेतन की कोई व्यवस्था नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। 1, 2, 4 तो सही है, लेकिन आपका तीसरा सही नहीं है, क्योंकि जो उपराष्ट्रपति के द्वारा किए गए पहले जो कार्य थे वो अवैध नहीं माने जाते हैं। अगला हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को। यदि कोई साधारण विधेयक एक सदन द्वारा पारित करके दूसरे सदन द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है तो निम्नलिखित में से क्या सही है? वह विधेयक समाप्त हो जाएगा, राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, इनमें से कोई नहीं। तो अगर एक साधारण विधेयक जो एक सदन से पारित करके दूसरे सदन में जाता है, अगर दूसरे सदन द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है तो उसके लिए जो है राष्ट्रपति एक संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। संयुक्त अधिवेशन की बात किस में है? तो आर्टिकल 108 में है। इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो ये आपके लोकसभा स्पीकर करते हैं। कौन से आर्टिकल के तहत? 118 आर्टिकल के तहत करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 20 को देखते हैं। महान्यायवादी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है तथा भारत सरकार का प्रथम विधिक अधिकारी होता है। वह निजी प्रैक्टिस नहीं कर सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। वह पहला तो आपका सही है, लेकिन सेकंड आपका सही नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि वह निजी प्रैक्टिस कर सकता है, सिर्फ भारत सरकार के खिलाफ कोई न मुकदमा लड़ सकता है न उसकी मुकदमे की पैरवी कर सकता है। बाकी दूसरा वो निजी प्रैक्टिस अपना कर सकता है। तो इस तरह से आपका 20 नंबर 1 क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन शुरू में केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 के द्वारा किया गया था। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में 5 नियामक सदस्य, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, 3 अन्य सदस्य होते हैं जिनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। तो इसका आंसर है आपका बी। केवल जो है दूसरा असत्य है, पहला जो है आपका सही है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन जो है शुरू में केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 के तहत किया गया था। इसमें जो है टोटल 5 नियामक सदस्य होते हैं, जिसमें एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है, 3 अन्य सदस्य होते हैं, लेकिन इसका कार्यकाल 5 वर्ष न होकर कितना होता है? 3 वर्ष का होता है। अगला देखते हैं। भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए आयुक्त का मुख्यालय कहाँ स्थित किया गया है? तो ये जो है आपका लखनऊ, बेलगाम, कोलकाता, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये कहाँ पे स्थित है? तो ये आपका प्रयागराज यूपी में स्थित है, प्रयागराज यूपी में। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23 को। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक के कर्तव्य एवं शक्तियों का प्रावधान है? आर्टिकल 148, 149, 150, 151। तो जो कर्तव्य और शक्तियों का महालेखा परीक्षक यानी कैग की कर्तव्य और शक्तियों का उल्लेख किस में है? तो आर्टिकल 149 में है। जबकि कैग की बात किस में की गई है? तो आर्टिकल 148 में कैग की बात की गई है। जब शक्ति की बात करेगा तो 149। अब कैग का गठन मतलब कैग को नियुक्त जब करने की बात आएगी कि एक भारत का एक कैग होगा तो वो कौन सा आर्टिकल होगा? 148 नंबर होगा।
अगला देखते हैं नीति आयोग के गठन के संदर्भ में। नीति आयोग के गठन के संदर्भ में नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। इनका पद कैबिनेट मंत्री के समकक्ष होता है। नीति आयोग के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी की नियुक्ति एक निश्चित कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। इनका पद राज्य मंत्री के समकक्ष होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। दूसरा जो है आपका असत्य है, बाकी पहला जो है सत्य है। दूसरा क्यों असत्य है? क्योंकि इनका जो पद होगा वो राज्य मंत्री के समकक्ष न होकर भारत सरकार के सचिव के समकक्ष होता है। तो नीति आयोग के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी की नियुक्ति एक निश्चित कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है, लेकिन इनका पद जो होगा वो भारत सरकार के सचिव के समकक्ष होगा। इस वजह से आपका सेकेंड ऑप्शन गलत था। निम्नलिखित में से केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1964 में जो है सीबीसी की स्थापना की गई थी। ये इसकी जो है संस्तुति किसने की थी? कौन सी समिति ने? तो संथानम समिति ने सिफारिश की थी कि सीबीसी का जो है स्थापना की जाए। क्वेश्चन नंबर है 26। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन का हमें चयन करना है। देखते हैं। लोकपाल स्वतंत्र भारत में अपनी तरह की पहली संस्था है जिसे लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के तहत उपरोक्त अधिनियम के दायरे में आने वाले सार्वजनिक पदाधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने के लिए स्थापित किया जाता है। लोकपाल संस्था चेयरपर्सन या तो भारत का पूर्व मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय का पूर्व न्यायाधीश होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। न तो एक सही है और न ही दो सही है। क्यों नहीं सही है देखते। तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है। आपके दोनों स्टेटमेंट सही हैं, फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सही हैं। हाँ, दोनों ही सही हैं क्योंकि इसमें पूछा है असत्य कथन। तो अगर हम डी लगाते हैं तो न एक गलत है और न ही दो गलत है, यानी दोनों ही कथन आपके सत्य हैं, यही बात कर रहा है। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से बेमेल युग्म का पहचान करना है। कौन सा ऐसा युग्म है जो बेमेल है? देखते हैं। आर्टिकल 248 किससे संबंधित है? तो ये जो है अवशिष्ट शक्तियों से संबंधित है। विधायन की अवशेष शक्तियाँ या अवशेष शक्तियों से। आर्टिकल जो है आपका 257 कुछ मामलों में राज्यों पर संघ का नियंत्रण होना। आर्टिकल 250 किससे संबंधित है? तो आपातकाल की स्थिति में राज्य सूची के विषय पर संसद की कानून बनाने की शक्ति से संबंधित है, न कि अंतर्राष्ट्रीय समझौते पर अमल करने से। तो आपका सी ऑप्शन ही गलत है। आर्टिकल 275 किससे संबंधित है? तो संघ में कुछ राज्यों को अनुदान प्रदान करने का अधिकार किसमें है? तो आर्टिकल 275 में है। आर्टिकल 253 में क्या कहा गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय समझौते पर अमल करने के लिए विधान बनाना। तो ये इस तरह से आपका सी ऑप्शन सही नहीं है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति हेतु गठित समिति में कौन शामिल नहीं होता है? प्रधानमंत्री, लोकसभा उपाध्यक्ष, गृह मंत्री, दोनों सदनों के मुख्य विपक्षी दल के नेता। तो ये होता है आपका बी ऑप्शन। लोकसभा के उपाध्यक्ष जो होते हैं इसमें नहीं होते हैं। राष्ट्रीय मानव आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गठित एक समिति की सिफारिश पर होती है, जिसमें कौन कौन होता है? तो लोकसभा अध्यक्ष होता है और लोकसभा उपाध्यक्ष इसमें नहीं होता है। अगला देखेंगे हम। निम्नलिखित कथनों में से भारतीय उच्चतम न्यायालय के संदर्भ में कौन सा कथन जो है गलत है? देखते हैं। गलत का हमें चयन करना है। इसके न्यायिक क्षेत्र में न केवल संघीय मामले बल्कि नौसेना, समुद्री राजदूतों के मामले भी शामिल हैं। तो ये आपका गलत है क्योंकि भारतीय उच्चतम न्यायालय का वास्तविक न्याय क्षेत्र संघीय मामलों तक ही सीमित है, जबकि आपकी अमेरिकी उच्चतम न्यायालय का जो क्षेत्र है वो इन सभी दायरों को शामिल करती है। इसका न्यायिक समीक्षा का क्षेत्र सीमित है, तो ये बात भी आपका सही है। संसद द्वारा इसके न्याय क्षेत्र की शक्तियों को बढ़ाया जा सकता है। एकीकृत न्यायिक व्यवस्था के तहत इसके पास न्यायिक अधीक्षक का अधिकार है। तो इस तरह से आपका ए ऑप्शन ही गलत है, बाकी सभी जो है सही हैं। अगला देखते हैं। बेमेल युग्म का पहचान करना है कि कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है। तो देखते हैं। आर्टिकल 124 किससे संबंधित है? तो आर्टिकल 124 आपका संसद की कानून बनाने की शक्ति से संबंधित है। आर्टिकल 127 किससे संबंधित है? तो ये आपका तदर्थ न्यायाधीश से संबंधित है।
तदस्थ न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होती है वो किस में होती है? आर्टिकल 127 में होती है। आर्टिकल 131 किससे संबंधित है? उच्चतम न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार क्या कहलाता है? आर्टिकल 131। आर्टिकल 137 जो है आपका उच्चतम न्यायालय के आदेशों की समीक्षा की जाती है आर्टिकल 137 के अनुसार। तो इस तरह से आपका बी ऑप्शन सही नहीं है। कार्यकारी मुख्य निदेशक जो होते हैं इनकी नियुक्ति किस में है? तो आर्टिकल 126 में है। अगला है, निम्नलिखित में से किस सिफारिश का संबंध पंचायती राज के अशोक मेहता समिति से नहीं है? कि अशोक मेहता ने कौन सी ऐसी सिफारिश थी जो नहीं की थी? पंचायती राज संस्थाओं के पास कराधान की अनिवार्य शक्ति, पंचायती चुनाव में राजनीतिक पार्टियों का आधिकारिक भागीदारी, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता दी जानी, पंचायती राज पद्धति त्रिस्तरीय होनी चाहिए। तो इसका आंसर है आपका डी, पंचायती राज पद्धति आपका त्रिस्तरीय होनी चाहिए। ये जो है सिफारिश अशोक मेहता ने नहीं की थी। ये अशोक मेहता समिति कब गठित की गई थी? तो 1977 में गठित की गई थी। अगला हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 32। कौन सा सही सुमेलित है ये देखना है हमें। आर्टिकल 243 डी किससे संबंधित है? तो 243 डी आपका आरक्षण से संबंधित है, स्थानों का आरक्षण से। 243 के किससे संबंधित है? तो ये आपके निर्वाचन से संबंधित होगा, पंचायतों के लिए निर्वाचन से। और आर्टिकल 243 जी जो है वो किससे संबंधित है? तो शक्तियों की पंचायतों की संरचना से संबंधित है। हाँ, पंचायतों की संरचना से संबंधित आपका आर्टिकल 243 सी है। जी किससे संबंधित है? तो पंचायतों के गठन से संबंधित है। तो इस तरह से हम देखेंगे ऑप्शन आपका बी सही सुमेलित है, बाकी सभी जो है सही सुमेलित नहीं है। तो आप देख सकते हैं डी में आरक्षण है, सी में गठन है पंचायतों का। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, आप लोग बस इतना ध्यान दीजिए कि आर्टिकल 243 के जो है किससे संबंधित है? निर्वाचन से संबंधित है। 243 डी जो है आरक्षण से संबंधित है और 243 सी जो है संरचना से संबंधित है। अगला हम देखेंगे, निम्नलिखित में से किसका संबंध 11वीं अनुसूची के अंतर्गत विषयों में नहीं है? कौन सा ऐसा है जो 11वीं अनुसूची के विषय के अंतर्गत नहीं आता है? नगरीय निर्धनता उन्मूलन, भूमि विकास एवं भूमि सुधार, पुस्तकालय, ईंधन और चारा, खादी, ग्राम और कुटीर उद्योग, पशुपालन और कुटकुट। तो इसका आंसर है आपका बी। केवल एक जो पहला है वो आपका नगरीय निर्धनता उन्मूलन, वो किससे संबंधित है? तो ये आपका 12वीं अनुसूची से संबंधित है, न कि 11वीं अनुसूची से। तो 12वीं अनुसूची जो है नगर पालिका में आती है, तो उससे संबंधित है। अगला हम देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है सही है? भारत की संघीय व्यवस्था कनाडाई मॉडल पर आधारित है, भारतीय संघ राज्यों के बीच आपसी सहमति का प्रतिफल है। तो आपका पहला तो सही है, सेकंड आपका सही नहीं है, क्योंकि भारतीय संघ जो है वो राज्यों से अपना समझौता या सहमति नहीं की है। आपका अविनाशी संघ है हमारा भारत, मतलब संघ का विघटन नहीं होता, जबकि राज्यों का विघटन हो जाता है। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से किस एक आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा नहीं की जा सकती? युद्ध, बाह्य आक्रमण, आंतरिक विद्रोह, सशस्त्र विद्रोह। तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। आंतरिक विद्रोह जो है उससे 44 अमेंडमेंट के द्वारा परिवर्तित कर दिया गया था सशस्त्र विद्रोह से। तो इस तरह से सी ऑप्शन आपका गलत है, बाकी तीनों ही सुमेलित हैं। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 36। कौन सा कथन जो है असत्य है? देखते हैं कौन सा कथन असत्य है। आर्टिकल 359 राष्ट्रपति को आपातकाल में मूल अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय में जाने के अधिकार को नियंत्रित करने के लिए अधिकृत करता है। अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का अधिकार आपातकाल में प्रभावी रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। न तो एक सही है, मतलब एक और दो दोनों ही सही हैं। असत्य पूछ रहा है तो इसलिए दे रहा है कि न तो एक गलत है और ना ही दो गलत है, दोनों ही आपके स्टेटमेंट सही है। तो भारत के संविधान में भाग 18 में जो है आपातकाल की बात की गई है। आर्टिकल 352 से लेके 360 तक राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में बात की गई है, मतलब आपातकालीन संबंधी है। आर्टिकल 352 में आपका राष्ट्रीय आपातकाल है, 360 में वित्तीय आपातकाल है, 356 में आपका राष्ट्रपति शासन दिया हुआ है। तो जो आंतरिक अशांति थी वो किससे रिप्लेस की गई थी? सशस्त्र विद्रोह से संबंधित की गई थी। कौन से अमेंडमेंट से की गई थी? तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो है रिप्लेस किया गया था। अगला देखते हैं
निम्नलिखित में से किस एक संसदीय समिति को कैग का मार्गदर्शन प्राप्त है? प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका बी, लोक लेखा समिति से आपका संबंधित है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक में यह वर्णित है कि राष्ट्रपति अपने कार्यकाल की अवधि में कोई अन्य पद ग्रहण नहीं कर सकता है? तो ये जो है आपका किससे संबंधित है आप आर्टिकल 59 से संबंधित है। आर्टिकल 59 में यह वर्णित किया गया है कि राष्ट्रपति अपने कार्यकाल की अवधि में कोई अन्य पद ग्रहण नहीं करेगा। 57 किससे संबंधित है? तो राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन से संबंधित है कि राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन हो सकता है, निर्वाचन। और आर्टिकल 58 आपका राष्ट्रपति की योग्यता से संबंधित है, योग्यता से। 55 जो है निर्वाचन की रीति, मतलब निर्वाचन किस तरह से होगा उससे संबंधित है, निर्वाचन की रीति से संबंधित है। अगला है राष्ट्रपति की शपथ का प्रारूप किस में दिया गया है? तो राष्ट्रपति के शपथ जो है आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति के लिए शपथ की बात की गई है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर है 40। निम्नलिखित में से कौन उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं? केवल लोकसभा के सदस्य, केवल राज्यसभा के सदस्य, लोकसभा एवं राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा एवं राज्यसभा के निर्वाचित तथा मनोनीत सदस्य। तो ये डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत दोनों ही सदस्य जो होते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस में है? तो राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है आर्टिकल 66 में है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 41। लोकसभा अध्यक्ष को सदन एवं राष्ट्रपति के मध्य विचार विनिमय का माध्यम माना जाता है। संसद एवं राष्ट्रपति के मध्य सारा पत्र व्यवहार उसके ही द्वारा होता है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर ए। दोनों ही कथन आपके सही हैं और एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं। चुनाव आयोग के संदर्भ में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 42। चुनाव आयोग के संदर्भ में चुनाव आयोग एक बहुसदस्यीय निकाय के रूप में कार्य कर रहा है जिसमें 3 चुनाव आयुक्त शामिल हैं। चुनाव आयोग की अनुशंसा पर राष्ट्रपति लोकसभा, राज्यसभा, राज्यों की विधानसभाओं के लिए चुनाव की अधिसूचना जारी करता है। चुनाव आयोग राजनीतिक दलों को मान्यता देने से संबंधित विवादों और उन्हें चुनाव चिन्हों के आवंटन से उत्पन्न विवादों के निपटारे के लिए एक अर्ध न्यायिक संस्था की तरह भी कार्य करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। उपयुक्त सभी कथन जो है सही है चुनाव आयोग के बारे में। चुनाव आयोग जो है एक संवैधानिक संस्था है। कौन से आर्टिकल के तहत आता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 43 को। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आशापूर्णा देवी भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त थी। राजीव कुमार भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त थे। तो इसका आंसर है आपका 43 का ए। केवल दूसरा आपका सही है, तीसरा आपका सही नहीं है। वी.एस. रमा देवी जो हैं ये आपकी पहली पहली जो है महिला मुख्य चुनाव आयुक्त थी, न कि कौन? आशापूर्णा देवी। बाकी 25वें आपके मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो राजीव कुमार है। अगला है 44 नंबर। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में लोक सेवा आयोग के सदस्य की बर्खास्तगी एवं निलंबन का प्रावधान दिया गया है? तो ये जो है आर्टिकल 317 में आपका इससे संबंधित है। आर्टिकल 317 में लोक सेवा आयोग के सदस्य और सदस्यों की बर्खास्तगी और निलंबन का प्रावधान दिया हुआ है। आर्टिकल 45 देखेंगे क्वेश्चन नंबर 45। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तथा उनका कार्यकाल किस वर्ष की आयु तक या पहले जो भी हो वहाँ तक होता है? तो देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। 6 वर्ष अथवा 62 वर्ष की आयु तक जो है, जो भी दोनों में से 6 वर्ष या पहले पूरा हो जाए या उनकी आयु जो है 62 वर्ष हो जाए, दोनों में से जो भी पहले हो जाएगा उसी के तहत वो रिटायर हो जाएंगे। तो इस तरह से आपका बी ऑप्शन सही है। इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करता है। क्वेश्चन नंबर है 46। निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रथम वित्त आयोग का गठन किया गया था? तो प्रथम वित्त आयोग का गठन आपका 6 अप्रैल 1952 को किया गया था। प्रथम वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा 6 अप्रैल 1952 को के.सी. नियोगी की अध्यक्षता में होता है। के.सी. नियोगी। तो पहले प्रथम वित्त आयोग कौन है आपके? अध्यक्ष के.सी. नियोगी हैं। ये भी आपका याद होना चाहिए, पहले वित्त आयोग अध्यक्ष। अगला है 47 नंबर क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन एक सांविधिक
आयोग नहीं है। राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग। तो सी जो है आपका राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग जो है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग कैसी है, तो ये संवैधानिक संस्था है, न कि सांविधिक। आर्टिकल किसमें, आर्टिकल 338 में जो है इसकी बात की गई है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 48। प्रोटेम स्पीकर के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक को समानतः प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है। प्रोटेम स्पीकर नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। दोनों ही कथन जो है आपके सही हैं। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 49। धन विधेयक के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। धन विधेयक के संबंध में लोकसभा के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है। धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। इस प्रकार के प्रत्येक विधेयक को सरकारी विधेयक माना जाता है। इसे संसद का कोई भी सदस्य प्रस्तुत कर सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। इसे संसद का कोई भी सदस्य प्रस्तुत नहीं कर सकता है। इसके जो है केवल मंत्री ही प्रस्तुत कर सकते हैं। आर्टिकल 110 में जो है आपका किससे संबंधित है, तो धन विधेयक से आपका आर्टिकल 110 संबंधित है। अगला है निम्नलिखित राज्यों में से कौन राज्यसभा में एक समान सीटों का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। तो ये कौन है देखते हैं। आंध्र प्रदेश की राज्यसभा सीटें कितनी हैं। आंध्र प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश की राज्यसभा सीटें टोटल 11 हैं। ये तीनों की कितनी है, आंध्र प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश की तीनों की सीटें टोटल 11 हैं। जबकि उड़ीसा की कितनी है, तो उड़ीसा में जो है 10 सीटें हैं। उड़ीसा और राजस्थान की दोनों की 10 सीटें हैं। तो इस तरह से सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार सभी नागरिकों के किस अधिकार का संरक्षण नहीं करता है। राजनीतिक दल बनाने का अधिकार, देश में निर्बाध संचरण का, सार्वजनिक बैठकों में भाग लेने का अधिकार, जनजातीय क्षेत्रों में बाहर के लोगों का प्रवेश प्रतिबंधित, अभियोग लगाने की मौखिक एवं लिखित। तो इसका आंसर है आपका ए। केवल जो है पांचवा आपका स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित नहीं है, बाकी जो है सभी आपका स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 52। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को उसके पद से कभी भी बर्खास्त कर सकता है। प्रधानमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं होता, वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद को धारण करता है। तो आर तो आपका सही है, लेकिन एक गलत है। तो इस तरह से डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। संविधान में प्रधानमंत्री के निर्वाचन और नियुक्ति के लिए कोई विशेष प्रक्रिया नहीं दी गई है। प्रधानमंत्री का कार्यकाल निश्चित भी नहीं है। वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद को धारण करता है और प्रधानमंत्री को जब तक लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है, राष्ट्रपति उसे बर्खास्त नहीं कर सकता है। इस वजह से आपका पहला स्टेटमेंट गलत हो गया था। अगला हम देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सी संविधान की संघीय विशेषता नहीं है। संविधान की सर्वोच्चता, केंद्र राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन, अनश्वर राज्य, द्विसदनी विधायिका, सशक्त केंद्र। तो इसका आंसर है आपका बी। कौन सा सही है, 3 और 5 आपके सही हैं, जबकि और सही नहीं है। सॉरी, यहाँ पे जो है संघीय विशेषता नहीं है। तो 3 और 5 जिसमें अनश्वर राज्य और सशक्त केंद्र, ये दोनों संघीय विशेषता नहीं है। बाकी सभी जो है द्विसदनी विधायिका, केंद्र राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन, संविधान की सर्वोच्चता, ये सभी जो है संविधान की संघीय व्यवस्था है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54 को। कौन सा कथन जो है सही है। संविधान के भाग 12 में आर्टिकल 268 संविधान के भाग 12 आर्टिकल 268 में वर्णित है कि कर केंद्र द्वारा लगाए और एकत्र किए जाते हैं, लेकिन राज्यों को सौंपे जाते हैं। संविधान के भाग 12 के आर्टिकल 268 में वर्णित है कि सेवा कर संघ द्वारा लगाया जाता है, संघ और राज्यों द्वारा एकत्र और विनियोजित किया जाता है। तो ये हो जाएगा आपका सेकेंड ऑप्शन तो सही है, लेकिन पहला जो है सही नहीं है। आर्टिकल 268 में कहा गया है कि कर जो है केंद्र द्वारा लगाए जाएंगे, लेकिन राज्यों द्वारा एकत्र और विनियोजित किए जाएंगे। जबकि आर्टिकल 269 में क्या कहा गया है कि कर केंद्र द्वारा लगाए जाएंगे और एकत्र भी केंद्र द्वारा किए जाएंगे, लेकिन राज्यों को सौंपे जाएंगे। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पे आर्टिकल क्या हो जाएगा 269 में ये बात वर्णन की गई है। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 55। निम्नलिखित में से किन राज्यों का संबंध महादई जल विवाद न्यायाधिकरण 2010 से संबंधित है। तो ये जो है आपका ए ऑप्शन सही है। कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा से ये संबंधित है। महादई जल विवाद न्यायाधिकरण 2010 का संबंध कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा से है। सबसे पहला अंतर्राज्यीय जल विवाद
न्यायाधिकरण 1969 में गठित कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण से संबंधित है। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 56। सही कथन का चयन करना है। क्षेत्रीय परिषदें राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा स्थापित वैधानिक और गैर संवैधानिक निकाय हैं। देश को 5 क्षेत्रों उत्तरी, मध्य, पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी में विभाजित किया और प्रत्येक क्षेत्र के लिए एक क्षेत्रीय परिषद प्रदान की गई है। मध्य क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय लखनऊ में है। तो इसका आंसर है आपका सी। 1 और 2 तो सही है, लेकिन आपका तीसरा जो है सही नहीं है। क्षेत्रीय परिषदें राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा स्थापित की गई हैं, जो वैधानिक और गैर संवैधानिक निकाय हैं। देश को 5 क्षेत्रों में बांटा गया है। ये 5 क्षेत्र आपके उत्तर, पूर्व, मध्य, दक्षिण होंगे। और थर्ड क्यों गलत है? क्योंकि मध्य क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय लखनऊ में न होकर कहाँ है? प्रयागराज में। प्रयागराज में आपका इसका मुख्यालय है। अगला हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57 को। अनुच्छेद 352 के विषय में क्या सही है? मूल संविधान में आंतरिक अशांति शब्द का उल्लेख था, तो जी बिल्कुल था। परिवर्तित किसके द्वारा किया गया? तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो है परिवर्तित किया जाता है सशस्त्र विद्रोह से। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा मंत्रिपरिषद से लिखित अनुशंसा प्राप्त करने के बाद की जाती है। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा संसद के प्रत्येक सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों को 2/3 बहुमत द्वारा पारित किया जाना आवश्यक है। उपरोक्त सभी, तो इसका आंसर है आपका डी। उपरोक्त सभी कथन जो है आपके सही हैं। अगला है वित्त आयोग के सदस्यों के लिए योग्यता। वित्त आयोग के लिए सदस्यों के लिए योग्यता के बारे में हम देखेंगे। भारत के राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है, भारत के संविधान में उल्लिखित है, भारत की संसद द्वारा निर्धारित की जाती है, केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा निर्धारित की जाती है। तो इसको जो है आपका भारत की संसद के द्वारा वित्त आयोग के सदस्यों की योग्यता का जो है निर्धारण किया जाता है। वित्त आयोग किस में है? तो आर्टिकल 280 में जो है वित्त आयोग की बात की गई है। अगला है निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करते समय किसी भी सदन का सदस्य नहीं था? ऐसा कौन सा व्यक्ति है? आई.के. गुजराल, एच.डी. देवगौड़ा, पी.वी. नरसिम्हा राव, इंदिरा गांधी। तो ये जो है आपके एच.डी. देवगौड़ा जो है प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करते समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा कि प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करते समय किसी भी सदन का सदस्य नहीं थे। तो कौन नहीं था? पी.वी. नरसिम्हा राव। ये जो है अपना जो पीएम का पद ग्रहण करते समय किसी भी सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा इनमें से किसी के भी सदस्य नहीं थे। जबकि आई.के. गुजराल, एच.डी. देवगौड़ा और इंदिरा गांधी ये तीनों ही जो है राज्यसभा से प्रधानमंत्री बन के आते हैं। अगला हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60 को। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। आर्टिकल 60 किससे संबंधित है? तो राष्ट्रपति के शपथ से संबंधित है। आर्टिकल 69 आपका उपराष्ट्रपति के शपथ से है। आर्टिकल 76 जो है आपका भारत का महान्यायवादी की बात करता है। आर्टिकल 78 जो है राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य की बात करता है। तो इस तरह से ऑप्शन हो जाएगा आपका डी ऑप्शन आपका सही है। अगला देखते हैं आर्टिकल 143(2) के तहत राष्ट्रपति किसी ऐसे बात को जो किसी ऐसी संधि, करार, सनद आदि से उत्पन्न हुआ हो जो संविधान लागू होने के पूर्व की गई थी, उच्चतम न्यायालय के पास परामर्श के लिए भेज सकता है। इस संबंध में कथन हमें बताना है कि कौन सा देखते हैं। उच्चतम न्यायालय ऐसे विवाद पर परामर्श देने के लिए बाध्य है। उच्चतम न्यायालय ऐसे विवाद पर परामर्श देने के लिए बाध्य नहीं है। राष्ट्रपति परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो इसका आंसर है आपका डी। एक और सी जो है उच्चतम न्यायालय जो आपके संविधान लागू होने से पूर्व की संधियाँ होती है उस पर उच्चतम न्यायालय अपना परामर्श देने के लिए बाध्य होता है, जबकि संविधान लागू होने के बाद अगर परामर्श दे या न दे ये उच्चतम न्यायालय पे डिपेंड करता है। और राष्ट्रपति ऐसे परामर्श मानने के लिए बाध्य नहीं होता है, चाहे बाद की हो संधि या संविधान लागू होने के पहले की संधि हो, संविधान लागू होने के बाद की संधि है, राष्ट्रपति इन दोनों में बाध्य नहीं होता मानने के लिए। अगला हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62 को। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को राष्ट्रपति तभी उसके पद से हटा सकता है जब उसके विरुद्ध कदाचार अथवा अक्षमता का आरोप सिद्ध हो जाए। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसी प्रकार उसके पद से हटाया जा सकता है जिस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। तो कौन सा कथन सही है हमें बताना है। तो दोनों ही कथन आपके सही हैं कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को राष्ट्रपति तभी उसके पद से हटा सकता है जब उसके विरुद्ध जो है कदाचार या अक्षमता का आरोप लगाया जाए। सेम जैसे आपका सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाते हैं वैसे ही मुख्य निर्वाचन आयुक्त को भी हटाएंगे।
निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक में यह वर्णित है कि संसद का कार्य हिंदी अथवा अंग्रेजी में किया जाएगा, परंतु लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा सभापति किसी सदस्य को हिंदी या अंग्रेजी में अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति न कर सकता हो तो उसकी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुमति दे सकता है। ये कौन से आर्टिकल के तहत कहा जाता है? तो ये जो है आपका आर्टिकल 120 के तहत कहा जाता है। ऐसा बात ये आपको पता होना चाहिए। आर्टिकल जो है 64 निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। आर्टिकल 341 के तहत राष्ट्रपति राज्य विशेष के संदर्भ में किसी जाति को अनुसूचित जनजाति घोषित कर सकता है। आर्टिकल 342 के तहत राष्ट्रपति राज्य विशेष के संदर्भ में किसी जाति को अनुसूचित जाति घोषित किया जा सकता है। कौन सा कथन जो है असत्य है? देखते हैं कौन सा कथन असत्य है। तो इसका जो है आंसर सी, दोनों ही कथन जो है असत्य हैं। अब देखते हैं क्यों असत्य हैं। तो आर्टिकल 41 के तहत जो है राष्ट्रपति राज्य विशेष के संदर्भ में किसी जाति को अनुसूचित जाति घोषित किया जाता है। तो 41 में क्या है? किसी जाति को अनुसूचित। यहाँ पे आप जस्ट अपोजिट कर लीजिए, यहाँ पे अनुसूचित जाति है तो यहाँ ले आ दीजिए प्रावधान। आर्टिकल 42 में जो है अनुसूचित जनजाति से संबंधित प्रावधान है, बाकी सेम चीज़ें हैं। तो फिर भी सुन लीजिए कि आर्टिकल 41 में राष्ट्रपति द्वारा राज्य विशेष के संदर्भ में किसी जाति को अनुसूचित जाति घोषित किया जा सकता है। आर्टिकल 42 के तहत जो है किसी जाति को अनुसूचित जनजाति घोषित किया जा सकता है। अगला है हमारा 65 नंबर। केंद्र राज्य संबंधों पर गठित किस समिति ने यह सिफारिश दी थी कि अनुच्छेद 155 में संशोधन करके राज्यपालों की नियुक्ति से पूर्व संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श लेना अनिवार्य किया जाना चाहिए। सॉरी, यहाँ पे गलत हो जाएगा थोड़ा सा, क्योंकि क्वेश्चन ही गलत लग रहा है। आर्टिकल 155 में संशोधन करके राज्यपालों की नियुक्ति से पूर्व संबंधित राज्य के सीएम मतलब मुख्यमंत्री से परामर्श लेना अनिवार्य किया जाना चाहिए, ये होना चाहिए क्वेश्चन। तो ये कौन से आयोग ने अपनी सिफारिश की थी? तो इस कौन से आयोग ने? सरकारिया आयोग ने जो है ये सिफारिश की थी कि किसी भी राज्य में अगर राज्यपाल की नियुक्ति हो रही है तो पहले सीएम से जो है परमिशन ले ली जाए, मतलब परामर्श कर लिया जाए। तो ये आप था सरकारिया आयोग, जो कब गठित हुआ था? तो 1983 में। अगला है हमारा अनुच्छेद 107 के अनुसार लोकसभा के विघटन के संदर्भ में राज्यसभा में लंबित विधेयक जिसे लोकसभा ने पारित नहीं किया है समाप्त नहीं होते हैं। तो राज्यसभा में कोई लंबित विधेयक है जिसे लोकसभा ने पारित ही नहीं किया है, वो कैसे समाप्त हो सकता है? वो तो अभी राज्यसभा के पास ही है। राज्यसभा में लंबित विधेयक जिसे लोकसभा ने पारित कर दिया है और ये समाप्त हो जाएगा। तो दोनों ही स्टेटमेंट आपके सही हैं। इस तरह से सी ऑप्शन आपका सही है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67 को। निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुपातिक प्रतिनिधित्व निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण लाभ है? यह बहुमत के शासन को सुनिश्चित करता है, यह स्थिर सरकार बनाए रखने में कारगर है, अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करता है, बहुसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करता है। तो ये जो है आपका अल्पसंख्यक के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करता है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व निर्वाचन प्रणाली आपको किससे संबंधित है? कि इसमें कोई भी छूटे ना, हमारे अल्पसंख्यक भी इसमें शामिल हो जाए। अगला है 68 नंबर। यदि समवर्ती सूची के किसी विषय को लेकर केंद्रीय कानून एवं राज्य कानून में संघर्ष की स्थिति आ जाए तो केंद्रीय कानून राज्य कानून पर प्रभावी होगा, राज्य कानून केंद्रीय कानून पर प्रभावी, राष्ट्रपति का निर्णय मान्य, सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय मान्य। तो इसमें जो होता है केंद्रीय कानून जो होता है राज्य कानून पर प्रभावित हो जाता है, मतलब प्रभावी रहता है। जब एक ही विषय पर दोनों अगर केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाते हैं तो आपका केंद्र का प्रभाव ज़्यादा होता है, मतलब वही प्रभावी रहता है, ज़्यादा का कम का तो कोई मतलब ही नहीं है। 69 नंबर देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। महान्यायवादी को देश का प्रथम विधि अधिकारी भी कहा जाता है। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखने वाला व्यक्ति को राष्ट्रपति महान्यायवादी पद पर नियुक्त कर सकता है। महान्यायवादी को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान पद से हटाया जा सकता है। तो इसमें से कौन सा कथन जो है आपका सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। दोनों ही कथन आपके सही हैं, जबकि थर्ड ऑप्शन आपका सही नहीं है। महान्यायवादी जो होता है देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। महान्यायवादी का कार्यकाल निश्चित नहीं होता, इसे पद से हटाने के लिए कोई भी व्यवस्था आपका संविधान में नहीं दिया गया है। अगला देखेंगे भारत के उपराष्ट्रपति के संदर्भ में भारत के उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, कैसे? देखते हैं।
उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव दोनों सदनों में से किसी भी एक सदन में पेश किया जा सकता है। तो उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव दोनों सदनों में नहीं, सिर्फ राज्यसभा में जो है पेश किया जा सकता है, राज्यसभा में, लोकसभा में नहीं किया जा सकता। राष्ट्रपति को राज्यसभा के एक ऐसे संकल्प द्वारा पद से हटाया जा सकता है जिसे राज्यसभा के तत्कालीन सदस्यों के पूर्ण बहुमत ने पारित किया हो और जिससे लोकसभा सहमत हो। अगला देखेंगे, इसे प्रयोजनार्थ संकल्प को केवल तभी उपस्थित किया जा सकता है जब इस आशय की सूचना कम से कम 14 दिन पहले दी गई हो। 2 और 3 आपके स्टेटमेंट सही हैं, जबकि पहला क्यों नहीं सही है, क्योंकि इसे दोनों सदनों में नहीं, सिर्फ राज्यसभा में आपका पहले आता है। प्रस्ताव जो है पहले कहाँ पेश किया है, राज्यसभा में। अगला देखते हैं, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। आइए मिलाते हैं। मध्य प्रदेश में राज्यसभा की सीटें कितनी हैं, तो 11 हैं। राजस्थान में कितनी है, तो 10 हैं। छत्तीसगढ़ में कितनी सीटें हैं, तो टोटल 5 सीटें हैं राज्यसभा की। मिजोरम में जो है 1 सीट है। तो इस तरह से बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आपका राज्यसभा सीट और लोकसभा सीट तैयार होना चाहिए, ये क्वेश्चन रहता ही रहता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 के द्वारा गठित पूर्वोत्तर परिषद में कुल 7 सदस्य राज्य शामिल है। वर्ष 1994 में सिक्किम पूर्वोत्तर परिषद का 8वां सदस्य बना था। कौन सा कथन जो है सही है देखना है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। तो पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 के द्वारा गठित पूर्वोत्तर परिषद में कुल 7 सदस्य ने होकर कितने हो गए, 8 सदस्य हो गए जब अगर सिक्किम को भी शामिल किया गया है। तो वर्ष 1994 में सिक्किम पूर्वोत्तर परिषद का 8वां सदस्य बना था। तो मतलब टोटल अब कितने हैं पूर्वोत्तर परिषद में, 8 सदस्य हैं। तो इस वजह से आपका पहला स्टेटमेंट गलत एंड सेकेंड ऑप्शन सही। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से किस एक वाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह निर्धारित किया गया कि राष्ट्रपति शासन लागू करने की राष्ट्रपति की शक्ति न्यायिक समीक्षा से परे नहीं होगी। मतलब राष्ट्रपति अगर शासन लगाया गया है तो उसकी भी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। ये किस वाद में कहा गया था, गोलकनाथ, मुंबई वाद, प्रेम प्रकाश सिंह, केशवानंद भारती वाद। तो ये जो है मुंबई वाद में ऐसा कहा गया था। मुंबई वाद भारतीय संघ में कहा गया था आपका कि राष्ट्रपति शासन की भी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। अगला है, भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं वर्णित हैं। निम्नलिखित भाषाओं को उनके सूची में शामिल होने के क्रम में व्यवस्थित करनी है कि कौन सी भाषा कब सम्मिलित की गई थी। तो असमिया और बंगाली जो है आपके सबसे पहले आते हैं। तो ये मूल भाषाएं थी जो 14 आपके 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं मूल थी। बाकी जो है 22 भाषा कैसे हुई, तो आगे आपके संशोधन के द्वारा बढ़ाई गई हैं। तो असमिया और बंगाली आपकी मूल भाषा है। उसके बाद आपकी सिंधी जोड़ी जाती है, सिंधी आती है, फिर आपकी कोंकणी और मणिपुरी आती है, फिर आपका संथाली आती है। तो इस तरह से सी ऑप्शन हो जाएगा। एक बार बता देते हैं, सिंधी को जो है 21वें संविधान संशोधन के द्वारा, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जो है 71वें संविधान संशोधन के द्वारा, संथाली, बोडो, डोगरी, मैथिली को 92वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा जाता है। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से किन देशों में संघीय शासन व्यवस्था है। तो देखते हैं कहाँ कहाँ जो है संघीय शासन व्यवस्था है। तो ऑस्ट्रेलिया और ब्राज़ील में आपका संघीय शासन व्यवस्था है, बाकी जगह आपका एकात्मक शासन प्रणाली स्थित है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं एकात्मक शासन की है। देखते हैं कौन कौन सी हैं। तो ये हो जाएगा आपका कठोर संविधान, आपातकालीन उपबंध, अखिल भारतीय सेवाएं, स्वतंत्र न्यायपालिका। तो 2 और 3 आपातकालीन उपबंध और अखिल भारतीय सेवाएं ये आपकी एकात्मक शासन व्यवस्था से संबंधित है, जबकि 1st और 4th आपका संघीय शासन व्यवस्था से संबंधित है। अगला है हमारा, निम्न में से किसने भारतीय शासन व्यवस्था के बारे में कहा कि यह मजबूत केंद्र वाला संघ है। ये किसने कहा था, ये आपके आइवर जेनिंग्स ने कहा था भारतीय शासन व्यवस्था को कि यह जो है एक मजबूत केंद्र वाला संघ है। मोरिस क्या कहते हैं, मोरिस जोन्स सहमति वाला संघ है। ग्रेनविल ऑस्टिन क्या कहते हैं कि सहकारी संघ व्यवस्था है ये। अगला है, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि संविधान संघीय है और संघीय होना इसकी मूल विशेषता है। तो ये जो है आपका मुंबई मामला जो होता है, इसी में कौन कहता है, तो सर्वोच्च न्यायालय कहता है कि संविधान जो है संघीय है और संघीय होना इसकी मूल विशेषता है। ये मुंबई मामला कब आता है, तो ये आपका 1994 का मुंबई मामला होता है। इसी में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था। अगला देखते हैं, सरकार या कमीशन ने सिफारिश की कि आर्टिकल 356 का प्रयोग कम से कम होना चाहिए।
जिन राजनीतिक दलों ने केंद्र में सरकार बनाई और उन्होंने आर्टिकल 356 का प्रयोग कम से कम किया है। तो ये है आपका, इसका आंसर हो जाएगा सी। ए तो सही है लेकिन आपका आर सही नहीं है, क्योंकि केंद्र राज्य संबंध पर विचार करने के लिए आपके सरकारी आयोग का गठन 1983 में किया गया था। इस आयोग ने अपनी सिफारिश में क्या कहा कि आर्टिकल 356 का प्रयोग कम से कम किया जाना चाहिए। सरकारी आयोग ने पाया कि केंद्र में रहने वाले सरकारों ने अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग किया है, मतलब सबसे ज़्यादा 356 का प्रयोग किया गया है। लेकिन इन्होंने अनुशंसा की थी कि कम से कम होना चाहिए आर्टिकल 356 का प्रयोग। निम्न में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है। भाग 11 में केंद्र और राज्य के मध्य विधायी संबंध का उल्लेख है। केंद्र और राज्य के मध्य प्रशासनिक संबंध का उल्लेख भाग 11A में है। केंद्र तथा राज्य के मध्य वित्तीय संबंध का उल्लेख भाग 12 में है और सी शक्तियाँ केंद्र के पास हैं। तो इस तरह से आपका बी ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि भाग 11 में विधायी और प्रशासनिक दोनों आपके संबंधों का उल्लेख किया गया है, जबकि भाग 12 में आपका वित्तीय संबंधित है और असीम शक्तियाँ किसके पास है, तो केंद्र के पास हैं। अगला हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। कौन सा ऐसा है जो सही सुमेलित नहीं है। आर्टिकल जो है 280 वित्त आयोग से संबंधित है। आर्टिकल 263 जो है किससे संबंधित है, तो ये आपका अंतर्राज्यीय परिषद से संबंधित है। आर्टिकल 262 आपका किससे है, तो अंतर्राज्यीय नदियों से संबंधित है। आर्टिकल 253 किससे संबंधित है, तो आर्टिकल जो 253 है ये आपका अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए ये प्रावधान लाया गया है, न कि माल एवं सेवा कर के संबंध में। तो इस तरह से डी ऑप्शन आपका सही नहीं है। अगला है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। संविधान के भाग 17 में राजभाषा संबंधी प्रावधान है, तो सही है। आर्टिकल 350 का के तहत प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाओं का प्रावधान किया गया है। कौन सा कथन जो है सही है, तो देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। दोनों ही कथन आपके सही है कि राज्य भाषा से संबंधित भाग कौन सा है, भाग 17 है। आर्टिकल 343 से लेके 351 तक किससे संबंधित है, तो राजभाषा से संबंधित है। आर्टिकल 350 क में कहा गया कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। अगला है क्वेश्चन नंबर 83, 73वें संविधान संशोधन द्वारा प्रावधान किया गया कि पंचायतों के नियमित चुनाव कराने का, पंचायतों में सभी स्तरों पर महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण, राज्य वित्त आयोग का गठन, 12वीं अनुसूची में दिए गए विषयों के संबंध में पंचायतों को शक्ति का अनिवार्य एवं अनिवार्य रूप से हस्तांतरण करना। तो कौन सा सही है देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। 1, 2, 3 तो सही है, बाकी आपका चौथा ऑप्शन जो है सही नहीं है, क्योंकि 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है, तो नगर पालिका से संबंधित है, न कि नगर पंचायत, मतलब पंचायत से। आपकी जो है 11वीं सूची किससे संबंधित है, तो पंचायतों से संबंधित है। अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है 84, संविधान के अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग के संबंध में कथनों पर विचार करना है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति प्रादेशिक चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राज्यपाल की सलाह पर करेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। केवल एक सही है जबकि दूसरा आपका सही नहीं है। आर्टिकल 324 में चुनाव आयुक्त, मतलब चुनाव आयोग से संबंध प्रावधान किए गए हैं, जिसमें जो है आपका निर्वाचन आयोग, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, निर्वाचन आयोग में जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों से मिलकर आपका निर्वाचन आयोग बनता है, जिसकी नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति जो है निर्वाचन आयोग की सलाह पर प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति करता है, न कि राज्यपाल की सलाह पर। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 85, कौन सा कथन जो है सही सुमेलित है। आर्टिकल 110 जो है धन विधेयक की परिभाषा दी गई है आर्टिकल 110 में। आर्टिकल 266 किससे संबंधित है, तो आर्टिकल 266 आपका विधि प्राधिकार के सिवाय किसी कर की उगाही या संग्रहण नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 265 जो है विधायिका के प्राधिकार के बिना कोई भी व्यय नहीं किया जा सकता। जबकि आर्टिकल 119 किससे संबंधित है, तो संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया द्वारा विधि का विनिमय करना। तो इस तरह से 1, 2, 3 तो आपका सही सुमेलित है। 117 में जो है आपका किसकी बात करता है, तो वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध करता है 117 में। अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक उच्चतम न्यायालय की मूल अधिकारिता के अंतर्गत नहीं आता है। केंद्र व एक या अधिक राज्यों के बीच विवाद, दो राज्यों के बीच विवाद, संविधान की व्याख्या से संबंधित विवाद
इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। उच्चतम न्यायालय की मूल अधिकारिता किससे संबंधित है? तो केंद्र राज्य संबंध से ही, कि केंद्र वर्सेज राज्य हो, राज्य वर्सेज राज्य हो, केंद्र राज्य हो, मतलब ये सभी किससे संबंधित है? तो उच्चतम न्यायालय की मूल अधिकारिता से संबंधित है। ये कौन से आर्टिकल के तहत आता है आपका मूल अधिकारिता उच्चतम न्यायालय का? आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करें ताकि आपको याद रहे। अगला है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पॉकेट वीटो शक्ति का प्रयोग करता है? तो आर्टिकल 111 के तहत जो है राष्ट्रपति आपका पॉकेट वीटो का प्रयोग करता है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 88 है, भारत के निर्वाचन आयोग के कार्य संसद, राज्य विधानसभा, स्थानीय निकायों का चुनाव करवाना। तो भारत का निर्वाचन आयोग जो है संसद का करवाता है चुनाव, राज्य विधानसभाओं का करवाता है, जबकि स्थानीय निकायों का चुनाव जो है राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पदों के लिए चुनाव करवाना, ये भी सही है। निर्वाचन सूचियां तैयार करने के कार्यक्रम का निर्देशन और नियंत्रण करना। संसद सदस्यों की निहरता से संबंधित मामलों पर राष्ट्रपति को सलाह देना। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो 2, 3, 4 जो है आपके सही है। पहला आपका सही नहीं, क्यों सही नहीं है? क्योंकि स्थानीय निकाय का चुनाव कौन करवाएगा? तो वो आपका राज्य निर्वाचन आयोग करवाएगा। अगला देखेंगे, संघ लोक सेवा आयोग के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? संविधान में राष्ट्रपति को अध्यक्ष तथा सदस्यों की सेवा शर्तें निर्धारित करने का अधिकार दिया गया है। आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य पद ग्रहण करने की तारीख से 6 वर्ष की अवधि तक या 65 वर्ष की आयु तक जो भी इससे पहले हो अपना पद धारण करेंगे। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य कार्यकाल के बाद पुनः नियुक्त हो सकते हैं। संघ लोक सेवा आयोग हर वर्ष अपने कार्यों की रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। सी जो है सही नहीं है, बाकी सभी सही है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य तो आपके पुनः निर्वाचन के लिए उपयुक्त होते हैं, लेकिन अध्यक्ष जो है पुनः निर्वाचित नहीं होता अध्यक्ष का। अगला हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 90, नीति आयोग के बारे में कौन सा कथन सही है? नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2016 को कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को हुई थी। यह राष्ट्र के विकास में राज्य के बराबर के भागीदार के रूप में सशक्त भूमिका, सहकारी संघवाद के सिद्धांत को कार्य के रूप में परिणित करता है। यह एक संवैधानिक संस्था है। तो यह संवैधानिक संस्था नहीं है, यह संविधानेतर संस्था है। इसकी शासकीय परिषद में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित क्षेत्र के मुख्यमंत्री, अन्य केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल शामिल होते हैं। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। 2 और 4 तो सही हैं, लेकिन तीसरा और पहला आपका सही नहीं है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 91, वित्त आयोग के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? वित्त आयोग एक अर्धन्यायिक निकाय है। इसका गठन 5 वर्ष में किया जाता है। इसमें एक अध्यक्ष, 4 सदस्य होते हैं। इसकी सिफारिशें बाध्यकारी होती हैं। तो वित्त आयोग की सिफारिशें जो होती हैं बाध्यकारी नहीं होती हैं, सिर्फ सलाहकारी होती हैं। मानना ना मानना ये किस पे डिपेंड करता है? तो ये आपके सरकार माने या ना माने। अगला हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 92, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक सांविधिक निकाय है। इसका गठन संसद में संविधान संशोधन अधिनियम 1993 द्वारा आर्टिकल 295 में किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ए तो सही है, लेकिन आपका आर सही नहीं है, क्योंकि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक सांविधिक निकाय है, संवैधानिक नहीं है। इसका गठन जो है संसद में पारित मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के द्वारा किया गया है। यह एक बहुसदस्यीय संस्था है जिसमें एक अध्यक्ष होता है, एक अध्यक्ष और टोटल 5 सदस्य होते हैं, स्थायी सदस्य होते हैं। 7 पदेन सदस्य भी इसमें होते हैं। अगला देखेंगे, लोकपाल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने दिया था। लोकपाल संस्था का गठन मार्च 2019 में किया गया। लोकपाल में एक अध्यक्ष, 7 से अधिक अनधिक सदस्यों का प्रावधान है। लोकपाल के 50% सदस्य अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक तथा महिलाओं के बीच से होंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। सी जो है सही नहीं है, बाकी जो और कथन जो है सही है। तो इसमें टोटल जो होते हैं, लोकपाल में एक अध्यक्ष, अधिकतम 8 सदस्य, न कि 7, 8 सदस्य हो जाएंगे इसमें। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बाकी सभी जो है सही सुमेलित है। अगला देखते हैं कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है, संस्थाएं और स्थापना वर्ष। तो किसकी स्थापना कब हुई है देखते हैं। अंतर राज्य परिषद की स्थापना आपका 1990 में होता है। केंद्रीय सतर्कता आयोग का स्थापना कब होता है? 1964 में होता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का स्थापना कब होता है? 1993 में।
और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की स्थापना कब होती है? तो 1963 में। तो इस तरह से बी ऑप्शन आपका सही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 95, मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा निम्न प्रावधानों में से कौन सा एक सही नहीं है? मुख्य न्यायाधीश अथवा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश रहे किसी व्यक्ति को मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है। आयोग के गैर सदस्यों सिविल सोसाइटी की संख्या 2 से बढ़ाकर 3 कर दी गई है। अब राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष भी इसके सदस्य होंगे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग व राज्य आयोग के अध्यक्षों एवं सदस्यों की पद विधि 5 वर्ष से बढ़कर 6 वर्ष कर दी गई है। तो इसका आंसर है आपका डी ऑप्शन आपका सही नहीं है, बाकी जो है सभी सही हैं कि इस संशोधन द्वारा जो है राष्ट्रीय आयोग एवं राज्य आयोग के अध्यक्षों एवं सदस्यों की जो पदावधि होगी वो 5 वर्ष से कम करके कितनी कर दी गई है? 3 वर्ष कर दी गई है, न कि 6 वर्ष। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96, अल्पसंख्यक शब्द की भारत के संविधान में परिभाषा दी गई है। अल्पसंख्यक आयोग एक सांविधिक निकाय है, तो अल्पसंख्यकों की जो परिभाषा है संविधान में नहीं दी गई है, इस वजह से आपका ए गलत हो गया एंड आर सही हो जाएगा, क्योंकि आयोग जो है एक सांविधिक आयोग है। इस तरह से ए गलत और आर सही। क्वेश्चन नंबर है 97, पृथक राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग किस वर्ष अस्तित्व में आता है? तो ये जो है आपका 2004 में अस्तित्व में आता है। संविधान के आर्टिकल 368 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग का उल्लेख था और 89वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा जो है इस आयोग को 2 भागों में बांट दिया जाता है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। अगला देखते हैं, असत्य कथन का चयन करना है। भारत का राष्ट्रपति पुनः निर्वाचित होने का पात्र है। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किसी भी सदन द्वारा शुरू किया जा सकता है। भारत का नागरिक बनने के लिए किसी व्यक्ति को जन्म से भारत का नागरिक होना आवश्यक है। तो ये जो है डी ऑप्शन आपका सही नहीं है, क्योंकि भारत का नागरिक बनने के लिए जन्म से यहाँ जन्म लेना जरूरी नहीं है। अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है 99, निम्न में से किस समिति ने आम चुनाव में मतदाता की आयु 18 वर्ष करने की सिफारिश की थी? तो ये कौन सी समिति थी जो मतदाता की आयु को 18 वर्ष करना चाहती थी? तो ये थी आपका वीएम तारकुंडे समिति। वीएम तारकुंडे समिति का गठन जो है जयप्रकाश नारायण द्वारा 1974 में किया गया था और इसी में जो है इन्होंने कहा कि मतदान की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष होना चाहिए और चुनाव आयोग जो है 3 सदस्यीय होना चाहिए। इन्होंने ऐसी सिफारिश की थी वीएम तारकुंडे ने। अगला देखेंगे, संसद के विशेष बहुमत द्वारा आधे राज्य विधानमंडलों की संस्तुति के उपरांत निम्नलिखित में से किन उपबंधों को इसके तहत संशोधित किया जा सकता है? तो किसे संशोधित किया जा सकता है देखते हैं। अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन, केंद्र राज्य के मध्य विधायी शक्तियों का विभाजन, 7वीं अनुसूचित संबंधित कोई भी विषय, केंद्र शासित प्रदेश। तो इसका आंसर है आपका सी। 2 और 3 तो सही है, बाकी आपका और ऑप्शन सही नहीं है। तो आर्टिकल जो होता है 368 में 2 प्रकार के संशोधनों की व्यवस्था की गई है। कौन कौन से? संसद के विशेष बहुमत द्वारा संशोधन और संसद के विशेष बहुमत प्लस आधे के राज्यों के द्वारा विधानमंडलों की संस्तुति के उपरांत जो संशोधन होता है। तो ये जो है 2 संशोधन किसके तहत है? आर्टिकल 368 के तहत। क्वेश्चन नंबर है 101, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान के भाग 17 में आर्टिकल 350 ख को जोड़कर भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है? ये कौन से संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था? तो 7वां संविधान संशोधन 1956 में आया था। इसी के तहत जो है 350 ख जोड़ा गया और एक भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान किया गया था। अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 102, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा निम्न में से किस कर्तव्य का पालन नहीं किया जाता है? भारत के संचित निधि से होने वाले सभी व्ययों का लेखा परीक्षण करना और उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना, राष्ट्रपति के आदेश पर स्थानीय न्याय निकायों के लेखा परीक्षा करना, भारत के वित्त पर नियंत्रक का कार्य करना, सभी व्यापार, निर्माण, लाभ, हानि लेखाओं की लेखा परीक्षा करना और उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन आपका सही नहीं है, बाकी सभी जो है सही है। कैग की बात किस में की गई है? तो आर्टिकल 148 में कैग की बात की गई है। इसकी शक्तियों और कर्तव्यों की बात किस में है? आर्टिकल 149 में कैग के शक्तियों और कर्तव्यों की बात की गई है। अगला हम देखेंगे 103 नंबर को
केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में कौन सा कथन सही है? केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना 2005 में की गई थी। आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त के अतिरिक्त 6 सूचना आयुक्त होंगे। इन सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है। मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। तो इसका आंसर है आपका ए। 1, 2, 3 तो सही है, लेकिन आपका चौथा ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि इनका जो कार्यकाल होता है वो 3 वर्ष का होता है, न कि 5 वर्ष का होता है। अगला देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर है 104 नंबर, केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में। केंद्रीय सतर्कता आयोग शीर्ष सतर्कता संस्थान के रूप में प्रकल्पित है, जो किसी कार्यकारी प्राधिकार के नियंत्रण से मुक्त है। केंद्रीय सतर्कता आयोग को 2003 में सांविधिक दर्जा दिया गया है। कौन सा कथन सही है? तो ये जो है दोनों ही कथन आपके सही हैं कि केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना 1964 में की जाती है केंद्र सरकार द्वारा, और इसके गठन की सिफारिश संस्थानम समिति करती है। अगला देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 105 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोकायुक्त से संबंधित अधिनियम पारित करने वाला पहला राज्य उड़ीसा है। सर्वप्रथम लोकायुक्त का गठन करने वाला राज्य महाराष्ट्र है। तो ये दोनों ही कथन जो है, सबसे पहले अधिनियम कौन पारित करता है? तो उड़ीसा करता है, लेकिन गठित कौन करता है? तो ये आपका महाराष्ट्र करता है। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 106 नंबर, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के बारे में कौन सा कथन सही है? इसकी स्थापना 1963 में की गई। इसकी स्थापना की अनुशंसा संस्थानम आयोग ने की थी। इसका आदर्श वाक्य उद्यम, निष्पक्षता, ईमानदारी है। CBI अकादमी उत्तर प्रदेश के नोएडा में अवस्थित है। तो इसका आंसर है बी। 1, 2, 3 तो सही है, लेकिन चौथा आपका सही नहीं है। इसकी मतलब CBI अकादमी उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में स्थित है। कहाँ पे? गाजियाबाद। तो इस वजह से आपका चौथा ऑप्शन सही नहीं था। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 107, निम्न में से किस भारतीय नेता को अखिल भारतीय सेवाओं का जनक कहा जाता है? तो ये जो है आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है अखिल भारतीय सेवाओं का जनक कहा जाता है। अगला देखते हैं, आर्टिकल है 108 नंबर का क्वेश्चन कौन सा सही नहीं है? आर्टिकल 315 में जो है संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा की बात की गई है। आर्टिकल 312 में जो है अखिल भारतीय सेवाओं की बात की गई है। आर्टिकल 320 में आपका लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि की बात की गई है। जबकि आर्टिकल 310 में क्या कहा गया है? तो संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की पदावधि का प्रावधान किया गया है। तो इस तरह से कौन सा गलत है आपका? डी ऑप्शन सही नहीं है। यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही नहीं है, ध्यान दीजिएगा। इसमें आर्टिकल 320 में क्या कहा गया है कि लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि, आर्टिकल आपका यहाँ पे डी ऑप्शन सही नहीं है, आर्टिकल 310। तो आर्टिकल जो है यहाँ पे आपका 320 क्या कहता है? 320 में आपका लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि नहीं दी गई है। ये किस में दी गई है? तो आर्टिकल 316 में दी गई है। इस वजह से डी ऑप्शन आपका सही नहीं है। अगला हम देखते हैं 109 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है? भाग और प्रावधान है। भाग 10 जो है अनुसूचित जाति जनजाति से संबंधित है। भाग 11 आपका संघ और राज्यों के बीच विधायी और प्रशासनिक संबंध से संबंधित है। आर्टिकल 12 जो है किससे संबंधित है? तो ये संघ और राज्यों के बीच वित्तीय से संबंधित है, ना कि वित्तीय व्यवस्था से संबंधित है। और अधिकरण किससे है? तो अधिकरण आपका भाग 14A से संबंधित है। और भाग 13 जो है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम से संबंधित है। इस तरह से सी ऑप्शन आपका गलत है। 110 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, आपातकालीन उपबंधों का उल्लेख किस भाग में किया गया है? तो ये आपके भाग 18 में किया गया है। नीति आयोग के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो यह एक संवैधानिक संस्था है, यह एक सांविधिक संस्था है। तो इसका आंसर है आपका डी, ना तो एक सही है ना ही 2 सही है, क्योंकि नीति आयोग संविधानेतर संस्था है जिसका गठन कब किया गया था? तो 1 जनवरी 2015 को किया गया था। अगला देखेंगे, कुछ राज्यों को संघ से अनुदान से संबंधित प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? तो ये दिए गए हैं आपके आर्टिकल 275 में आपका दिया गया है। कुछ राज्यों को संघ से अनुदान किस में दिया गया है? आर्टिकल 275 में। 265 जो है आपका विधि के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपण न किया जाना। 263 आपका अंतर्राज्यीय परिषद से संबंधित है। 280 आपका वित्त आयोग से संबंधित है।
भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा आर्टिकल 148(1) के अंतर्गत की जाती है। इसे पद से उसी रीति से हटाया जा सकता है जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। कौन सा कथन जो है सत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, ना तो एक सही है और ना ही दो सही है। आर्टिकल 148 के अंतर्गत सीएजी की नियुक्ति की जाती है। भारत का महान्यायवादी की नियुक्ति किसके तहत है? तो आर्टिकल 76 के तहत की गई है। भारत के महान्यायवादी को किसी भी समय हटाया जा सकता है। इसको हटाने के लिए कोई विधि अनिवार्यता का पालन नहीं किया जाता है। 114 नंबर क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रपति शासन के संबंध में कथनों पर विचार करना है। राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 के तहत लगाया जाता है। राष्ट्रपति शासन की घोषणा जारी होने के 2 माह के भीतर इसे संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। राष्ट्रपति शासन के घोषणा से संबंधित प्रस्ताव प्रत्येक सदन द्वारा विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। राष्ट्रपति शासन अधिकतम 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। तो इसका आंसर है आपका बी। 1, 2, 4 तो सही है, जबकि तीसरा आपका सही नहीं है। यह जो है आपका साधारण बहुमत से किया जाता है, न कि विशेष बहुमत से। राष्ट्रपति शासन जो है आर्टिकल 356 के तहत आता है। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 115 को। कौन सा जो है सुमेलित नहीं है? आयोग है और स्थापना वर्ष है। किस आयोग का कब स्थापना हुआ है? तो राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1992 में, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना 1993 में, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना जो होती है ये कब होती है? तो ये आपका 2007 में होती है, 2007 में। केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना 2005 में होती है। तो इस तरह से सी ऑप्शन आपका सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आर्टिकल 338 किससे संबंधित? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से। आर्टिकल 338 का राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से। आर्टिकल 338 का जो है ये आपका राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित है। और आर्टिकल 342 का सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ा वर्ग से संबंधित है। तो इस तरह से डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि सभी जो है आपके सुमेलित हैं। अगला देखते हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 1993 में किया गया। इसे गठन के समय ही संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। सत्य कथन का चयन करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। केवल एक जो है आपका सही है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 1993 में किया गया था। उस टाइम जो है इसे संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया था। इसे जो है 102वें संविधान संशोधन 2018 के द्वारा जो है संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। इसमें टोटल 1 अध्यक्ष, 1 उपाध्यक्ष, 3 अन्य सदस्य होते हैं। अगला है हमारा, अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में कौन सा कथन गलत है? इसकी स्थापना सरकारी आयोग की सिफारिश पर की गई। इसकी स्थापना 1990 में की गई। इसके स्थायी समिति की स्थापना 1996 में की गई। इस स्थायी समिति के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन आपके गलत है कि सरकारी आयोग की सिफारिश मानते हुए तत्कालीन वीपी सिंह सरकार ने 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की थी। और यह एक स्थायी समिति होती है जिसकी स्थापना कब होती है? 1996 में। बाकी सभी स्टेटमेंट आपके सही हैं। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 119। संघीय संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। कब कब बना सकती है? तो संबंधित राज्यों की सहमति से, अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने हेतु, राज्य में राष्ट्रपति शासन के टाइम पे बना सकती है, राष्ट्रीय हित में जब राज्यसभा 1/3 बहुमत से इस प्रस्ताव को पारित कर दे। तो 1/3 बहुमत से नहीं, 2/3 बहुमत से अगर राज्यसभा प्रस्ताव पारित करती है तो संसद जो है कानून बनाएगी। तो इस तरह से आपका 1, 2, 3 तो सही है, लेकिन चौथा आपका सही नहीं है। तो ए ऑप्शन सही है। लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस निम्नलिखित में से किस स्तर पर होती है? प्रतिवेदन स्तर पर, विधेयक की प्रस्तुति के समय, द्वितीय वाचन में, तृतीय वाचन में। तो इसका होता है आपका द्वितीय वाचन में जो है आम बहस होती है विधेयक पर। अगला है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आर्टिकल 108 में स्वीकृत की गई है। लोकसभा तथा राज्यसभा के प्रथम संयुक्त बैठक 1977 में हुई थी। संसद के दोनों सदनों की तीसरी संयुक्त बैठक जो है 2002 में आतंकवाद निरोधक विधेयक के संदर्भ में आयोजित की गई थी। इसका आंसर है आपका बी। 1 और 3 तो सही है, लेकिन आपका दूसरा सही नहीं है। क्यों नहीं सही है? क्योंकि पहली जो है लोकसभा एवं राज्यसभा की प्रथम संयुक्त बैठक आपका दहेज निवारक विधेयक 1961 में की गई थी पहली बैठक। दूसरी संयुक्त बैठक आपकी बैंककारी सेवा आयोग बिल 1977 में की गई थी। और तीसरी संयुक्त बैठक आपका कब आयोजित किया गया था? तो आतंकवाद से अधिनियम 2002 में किया गया था। अगला हमारा, भारतीय संविधान के 8वें अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल हैं। 92 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा
भाग 8 में 4 भाषाएं बोडो, मैथिली, संथाली और डोगरी को जोड़ा गया था, न कि सिंधी को। सिंधी को जो है आपका 21वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। तो इस तरह से पहला आपका सही है, लेकिन दूसरा आपका सही नहीं है। अगला हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है आपका 123 नंबर। किसी राज्य में नगर पालिका का सीमा क्षेत्र अनुसूचित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सक्षम होता है? तो ये होता है आपका संबंधित राज्य का राज्यपाल। किसी राज्य में नगर पालिका का सीमा क्षेत्र अधिसूचित करने के लिए संबंधित राज्य का राज्यपाल सक्षम होता है, जिसका उल्लेख संविधान के भाग 9 क में आर्टिकल 243 त घ में वर्णित किया गया है। संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय के रूप में घोषित करता है? तो अभिलेख न्यायालय कौन से आर्टिकल को के तहत आता है? तो आर्टिकल 129 के तहत आपका अभिलेख न्यायालय की बात की जाती है। अगला हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 125। निम्न समितियों या आयोगों को उनके बनने के कालक्रम के अनुसार हमें व्यवस्थित करना है कि कौन सी समिति कब बनती है। तो पुंछी आयोग जो है 2002 में गठित होती है, 2007 में गठित होती है। राजमन्नार आयोग जो है आपका 1969 में, सरकारिया आयोग 1983 में, और भगवान सहाय समिति जो है ये कब गठित होती है? तो 1970 में गठित होती है। इस तरह से आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है हमारा अप्रैल 2023 में जारी विश्व सैन्य खर्च प्रवृत्तियां रिपोर्ट 2022 से संबंधित कथनों पर विचार करें। इस रिपोर्ट के अनुसार 2022 में सर्वाधिक सैन्य खर्च करने वाला देश यूएसए था। इस रिपोर्ट के अनुसार संवैधानिक सैन्य खर्च करने वाले देशों में भारत चौथे स्थान पर रहा। सत्य कथन हमें चयन करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। दोनों ही कथन जो हैं आपके सही हैं कि अप्रैल 2023 में जारी विश्व सैन्य खर्च प्रवृत्तियां रिपोर्ट 2022 के तहत जो है ये दोनों ही बातें आपकी सही हैं। स्लीनेक्स 2023 भारत और किस देश के मध्य आयोजित एक द्विपक्षीय समुद्री सैन्याभ्यास है? तो स्लीनेक्स जो है आपका श्रीलंका के बीच हो जाएगा। देखो ये स्ली हो गया श्रीलंका और इंडिया, इस तरह से आप SL से श्रीलंका हो जाएगा, INEX से आपका इंडिया हो जाएगा। तो इस तरह से अगला है हमारा अप्रैल 2023 में संयुक्त कमांडर सम्मेलन 2023 कहाँ पर संपन्न हुए हैं? तो ये जो है आपके भोपाल मध्य प्रदेश में संपन्न हुए हैं। अप्रैल 2023 में प्रसिद्ध अमेरिकी पत्रिका फोर्ब्स द्वारा जारी अरबपतियों की वार्षिक फोर्ब्स सूची में निम्नलिखित में से किसे भारत की सर्वाधिक अमीर महिला अरबपति घोषित किया गया है? तो ये जो है आपकी सावित्री जिंदल को जो है सर्वाधिक अमीर महिला घोषित किया गया है। अगला है हमारा अप्रैल 2023 में निम्नलिखित मध्य अमेरिकी देशों में किसने क्रिप्टो फर्मों को लाइसेंस देने को पहल शुरू की है? तो ये हैं आपकी अल सल्वाडोर। अगला है हमारा अप्रैल 2023 में कम्बम पनीर थ्राचाई अंगूर को GI टैग प्रदान किया गया किस राज्य से संबंधित है? तो यह आपका तमिलनाडु से संबंधित है। अगला है हमारा अप्रैल 2023 में कोप इंडिया 2023 नामक वायु सैन्याभ्यास भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया? तो कोप इंडिया किसके और किसके मध्य हुआ है? ये हुआ है आपके अमेरिका के मध्य। अप्रैल 2023 में महिलाओं में संतानोत्पत्ति की अक्षमता पर राष्ट्रीय सम्मेलन सृजना 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो सृजना 2023 का सम्मेलन आपका नई दिल्ली में किया गया है। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 134। अप्रैल 2023 में स्टील उद्योग पर 5वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन इंडिया स्टील एक्सपो 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो ये जो है 2023 का आयोजन मुंबई महाराष्ट्र में किया गया था, इंडिया स्टील एक्सपो का आयोजन। अप्रैल 2023 में संस्कृति मंत्रालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ IBC के सहयोग से प्रथम वैश्विक बौद्ध सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो इसका आयोजन आपका नई दिल्ली में किया गया है। अगला है हमारा अप्रैल 2023 में केंद्र सरकार द्वारा टीवी सोमनाथन समिति का गठन किया गया, जिसका उद्देश्य क्या था? तो इनका उद्देश्य था नेशनल पेंशन प्रणाली NPS की समीक्षा करना। ये ऑप्शन आपका सही हो गया। अगला है हमारा अप्रैल 2023 में निम्नलिखित में से किस देश से अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालने हेतु भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन कावेरी शुरू किया गया था? ऑपरेशन कावेरी जो है आपका सूडान में शुरू किया गया था। अगला देखेंगे हम। अगला है क्वेश्चन नंबर 138।
अप्रैल 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश के पहले डिजिटल साइंस पार्क की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो देश के पहले डिजिटल साइंस पार्क की स्थापना जो है कहाँ पे की गई है? तिरुवनंतपुरम केरल में की गई है। ये मोदी जी को द्वारा की गई थी। अगला है हमारा 139 नंबर, निम्नलिखित में से किन्हें अप्रैल 2023 में नालंदा विश्वविद्यालय का चांसलर कुलाधिपति नियुक्त किया गया है? तो ये जो है आपके अरविंद पनगड़िया को नियुक्त किया गया है। अगला है अप्रैल 2023 में भारत के फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय का पहला विदेशी परिसर कहाँ खोला जाएगा? तो ये खोला जाएगा आपका जिंजा, युगांडा में खोला जाएगा। अप्रैल 2023 में भारत सरकार द्वारा नेत्रहीन रोकथाम सप्ताह का आयोजन कब से कब किया जाएगा? तो नेत्रहीन रोग सप्ताह का आयोजन जो है 1 से 7 अप्रैल के मध्य किया जाएगा। अप्रैल 2023 में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार न्याय प्रदान करने के मामले में कौन सा देश जो है शीर्ष पे है? तो न्याय प्रदान करने के मामले में सबसे शीर्ष पे है आपका कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है हमारा 143 नंबर, अप्रैल 2023 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य था आपका सीमावर्ती गांवों का विकास करना। ये किसके द्वारा लाया गया था? तो गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा लाया गया था, लॉन्च किया गया था। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर है 144, अप्रैल 2023 में निम्नलिखित यूरोपीय देशों में से कौन सा एक नाटो संगठन का 31वां सदस्य बना है? तो ये आपका फिनलैंड जो है 31वां सदस्य नाटो में बन गया है। अगला है हमारा 145 नंबर, बजट 2023-24 में जनजातीय गौरव कॉरिडोर का उद्देश्य क्या था? तो जनजातीय गौरव कॉरिडोर का उद्देश्य जो था आदिवासी बहुल क्षेत्रों में रेलवे के बुनियादी ढांचे को बढ़ाना, यही जो था जनजातीय गौरव कॉरिडोर का उद्देश्य था। अगला है हमारा अप्रैल 2023 में जनरल साइंटिफिक डेटा में प्रकाशित शोध के अनुसार ग्लोबल वार्मिंग में शीर्ष 10 योगदानकर्ताओं का भारत का स्थान हमें बताना है। तो भारत का स्थान कौन सा था इसमें? तो ये था आपका 5वां। 10 में से भारत का स्थान कौन सा था? 5वां था। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 147, अप्रैल 2023 में निम्न में से किस भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ को सांख्यिकी में 2023 का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो ये घोषणा की गई है आपकी CR राव को। अगला है अप्रैल 2023 में निम्नलिखित में से कौन वीरता पुरस्कार पाने वाली भारत की पहली महिला वायुसेना अधिकारी बनी है? तो ये जो बनी है दीपिका मिश्रा को दिया गया है, विंग कमांडर हैं ये। अगला है अप्रैल 2023 में विश्व के प्रथम रोबोटिक चेक इन असिस्टेंट सारा का अनावरण किस हवाई अड्डे पर किया गया है? तो ये जो है आपका किस हवाई अड्डे पर किया गया है? दुबई हवाई अड्डे पर किया गया है। अप्रैल 2023 में वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस 2023 का आयोजन किया गया। कहाँ पे किया गया है? तो ये आपका वाशिंगटन DC में किया गया है, जो कहाँ पे है? USA में है। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।